अभी तक अपने आप को वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में बताया। किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत उसकी लोकेशन से होती है। आप जानते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी की लोकेशन कहां कहां है जिनका वो इस्तेमाल कर रहा है। यकीन मानिए वो बेशकीमती हैं और वो प्रॉपर्टीज जहां पर वक्फ अपना दावा कर रहा है, अगर आप उनकी लोकेशन के बारे में जानेंगे, उनकी डिटेल जानेंगे, तो आप उनकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देश की संसद राजधानी दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, दिल्ली का वसंत विहार, दिल्ली की जिस संसद में बैठकर वक्फ पर कानून बनाया गया, 90 के दशक में वक्फ बोर्ड को ताकत दी गई। वक्फ बोर्ड ने उसी संसद के पास बनी नई संसद की जमीन को अपनी जायदाद बता दिया। देश की राजधानी दिल्ली में एक तो नहीं, 10-20 भी नहीं, वक्फ की 123 प्रॉपर्टी पर विवाद है। साल 2014 में मनमोहन सरकार ने वक्फ बोर्ड को 123 प्रॉपर्टी नोटिफाई की। मोदी सरकार बनने के बाद इस फैसले को बदल दिया गया। मनमोहन सरकार में जो 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दी गई, उनकी कीमत लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों में है। इन प्रॉपर्टीज की तहकीकात हमने निजामुद्दीन इलाके से शुरू की, जहां वक्फ की 10 संपत्तियों पर टेंशन हाई है। यह दिल्ली की मशहूर मदीना मस्जिद है। इस मस्जिद की गिनती राजधानी की सबसे पुरानी मस्जिदों में होती है। केंद्र सरकार ने जिन 123 प्रॉपर्टी पर अपना दावा किया है, मदीना मस्जिद भी उनमें से एक है। मदीना मस्जिद के आसपास कुल 9 एकड़ जमीन है। वक्फ बोर्ड ने पूरी 9 एकड़ जमीन पर अपना दावा किया। कई दशक तक एलएनडीओ से वक्फ बोर्ड का विवाद चला। कोर्ट से 8 एकड़ जमीन एलएनडीओ को मिल गई, क्योंकि वक्फ बोर्ड सही कागजात नहीं दिखा सका। मैं इस वक्त निजामुद्दीन इलाके की सुंदर नर्सरी के करीब हूँ और जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये जो ज़मीन है ये खसरा नंबर 484 है। इस ज़मीन को लेकर जहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक बाउंड्री कर दी गई है टिन शेड से। ये ज़मीन एलएनडीओ और वक्फ बोर्ड के दरमियान इस पर लंबा जो विवाद है वो चला कोर्ट में, और ये पूरी ज़मीन करीब 8 एकड़ ज़मीन है, जहाँ इस वक्त जो सीआईएसएफ है वो यहाँ निर्माण कार्य कर रही है, और एक सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ क्वार्टर है उनको यहाँ पर रहने के लिए बनाया जा रहा है। कुछ साल पहले तक यहाँ झुग्गी झोपड़ी होती थी और कई तरह का अतिक्रमण था, जिस पर एलएनडीओ ये कहता था कि ज़मीन उसकी है और वक्फ बोर्ड कहता था कि यहाँ तो कब्रें हैं, तमाम चीज़ें, इसलिए ज़मीन उसकी है। तो ये जो मामला है वो चला कोर्ट में और कई सालों तक कोर्ट में चलता रहा। दिल्ली वक्फ बोर्ड ये साबित करने में नाकाम रहा कि ज़मीन उसकी है, जिसके बाद ये अदालत में एलएनडीओ को दे दी गई। वक्फ बोर्ड का कहना है कि जिस जमीन पर एलएनडीओ दावा करती है, उस जमीन पर सालों पहले तक कब्रें हुआ करती थी। शुरुआती दौर में इस पर अतिक्रमण हुआ, इसके बाद जमीन पर एलएनडीओ ने क्लेम कर दिया। वक्फ बोर्ड कभी भी फिजिकली इसको ले नहीं पाया। अच्छा। जब 1976 में जब सर्वे हुआ था तो उस टाइम में 450 कब्रें थी यहाँ पे। अच्छा, उनके रिकॉर्ड थी, हाँ, कब्र थी वहाँ पे, जो अमेंडेड कब्रिस्तान था ये। लेकिन वो कुछ लोगों ने यहाँ पे इंक्रोचमेंट करके और वो उसको कब्रें खत्म कर दी। ये दिल्ली के पॉश इलाके में बनी लाल मस्जिद है। वक्फ बोर्ड ने इस मस्जिद के पीछे की जमीन पर दावा ठोका, जबकि सीआरपीएफ इस जमीन को अपना बताती रही। लाल मस्जिद के आसपास की कई एकड़ जमीन पर 40 साल केस चला। कोर्ट ने जमीन को लेकर सीआरपीएफ के हक में फैसला सुनाया, क्योंकि वक्फ बोर्ड जमीन से जुड़े सही दस्तावेज कोर्ट में नहीं दे सका। लिखा हुआ है बाकायदा लाल मस्जिद, और दिल्ली जो वक्फ बोर्ड है उसके तहत ये मस्जिद आती है। इस जमीन को लेकर क्योंकि काफी दिनों तक विवाद चला, और पीछे आप जो निर्माण कार्य इस वक्त देख रहे हैं सीआरपीएफ के द्वारा कराया जा रहा है,
मस्जिद का या दिल्ली वक्फ बोर्ड का यह दावा था कि जो पीछे की ज़मीन है कई एकड़ ज़मीन वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की है। हालांकि सीआरपीएफ ये कहती थी कि ज़मीन उसकी है और यहाँ पर उसका ऑफिस बनेगा। और हमने देखा कि करीब 40 सालों तक ये मामला चलता रहा, एक तरीके से विवाद चलता रहा। 2019 में कई बार इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी कि जब जब भी सीआरपीएफ यहाँ कब्जा लेने के लिए आई तो कई बार विवाद की स्थिति बनी, काफ़ी लोग इकट्ठा भी हो जाते थे। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश पर ये ज़मीन सीआरपीएफ को दी गई। दिल्ली के 5 स्टार होटल के पास खुसरो पार्क की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड बनाम डीडीए विवाद चल रहा है। यह भी उन 123 प्रॉपर्टीज में से एक है जिसे वक्फ बोर्ड अपना बताता है। खुसरो पार्क 12.8 एकड़ में फैला है। अंदर मस्जिद बनी हुई है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि अरबों की पूरी जमीन उसकी है, जबकि डीडीए इस जमीन को अपना बता रहा है। कई साल से यह केस भी कोर्ट में पेंडिंग है। मैं इस वक्त दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद खुसरो पार्क में हूं और ये खुसरो पार्क, इस पर भी डीडीए वर्सेस वक्फ बोर्ड लड़ाई पिछले कई सालों से चल रही है। वक्फ बोर्ड ये कहता है कि यहाँ पर मस्जिद है, दरगाहें हैं, कब्र है, इसलिए ये उसकी ज़मीन है। और ये कई, क्योंकि 1-2 एकड़ नहीं बल्कि कई एकड़ ज़मीन है। आप देखेंगे पूरा जो जंगल है वो आपको दिखाई देगा। पॉश इलाका है ये। इसके बिल्कुल करीब में आपको दिखेगा ये मेन रोड है जो निजामुद्दीन और आईटीओ को जोड़ता है। एक सामने बिल्कुल 5 सितारा होटल है, यानी कि बेहद पॉश इलाका है। और यहाँ पर कई एकड़ ज़मीन है जो डीडीए और वक्फ बोर्ड के दरमियान इसको लेकर विवाद है। दिल्ली में मस्जिदों के आसपास की जमीन पर ही वक्फ ने अपना दावा नहीं ठोका है। रेलवे की पटरियों और ऑफिस तक वक्फ बोर्ड के टारगेट पर आ चुके हैं। दिल्ली की दया बस्ती में उत्तरी रेलवे के ऑफिस बने हुए हैं। सालों से रेलवे इस जमीन पर काबिज है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि इस जमीन पर नई मवाली मस्जिद बनी हुई है, जबकि रेलवे इस जमीन पर किसी भी पुरानी मस्जिद के होने से इनकार करता है। दया बस्ती का ये वो इलाका है जहां पे फिलहाल बोर्ड लगा हुआ है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 6th बटालियन का। इस जमीन पर कई लंबा ये बटालियन की जमीन है, अंदर ऑफिस है, जवान यहाँ पे रहते हैं। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ये दावा पेश किया है कि कई साल पहले इस जमीन पर एक मस्जिद हुआ करती थी। मस्जिद का नाम है मस्जिद नईम वाली और उसी जमीन को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वक्फ का बताया है। लेकिन रेलवे ने ये साफ कर दिया है कि यहाँ पे रेलवे के ऑफिस हैं, आरपीएफ फोर्स यहाँ पे है। रेलवे का पुराना अकाउंट ऑफिस यहाँ पे हुआ करता था, जिसे फिलहाल स्टेट एंट्री रोड में शिफ्ट किया गया है। दिल्ली कस्टमर केयर इंस्टीट्यूट भी इसी जमीन पर है। रेलवे ने लिखित में वक्फ बोर्ड को यह जवाब दिया है कि यहाँ पे अंदर कोई मस्जिद नहीं है। दिल्ली के शादरा रेलवे स्टेशन पर भी वक्फ बोर्ड अपना हक जता चुका है। शादरा रेलवे स्टेशन के पास बनी एक मजार को इसका बेस बनाया गया। रेलवे की पटरियों के पास चांद बाबा की मजार है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि रेलवे की पटरियां जिस जगह पर हैं, वहां कब्रिस्तान हुआ करता था और यह पूरी वक्फ प्रॉपर्टी है। सालों से इस मजार पर आ रहे लोगों ने भी कभी यहां कब्रिस्तान नहीं देखा, किसी मुर्दे को दफन करते नहीं देखा। सालों से यहां पटरियां ही हैं। कब से मजार यहाँ पे? ये जी कब जब से हम आए ना जब से ही देख रहे हैं जी। कितने साल? हाँ, कम से कम हो गया 30-35 साल हो गए। किसकी मजार है? चांद सा बाबा। आप बता रहे थे कब्रिस्तान का। हाँ, ये कब्रिस्तान बताते हैं जी। बड़े बड़े जो हमसे आके जो बैठते हैं ना आजा, वे कब्रिस्तान बताते हैं जी। दिल्ली में जहां भी हम गए, वक्फ बोर्ड के दावों की पोल खुल गई। वक्फ ने अरबों की जमीन पर दावा तो किया, लेकिन किसी भी जमीन के कागज तक नहीं दिखा सका। दिल्ली से निकलकर हमारी तहकीकात बिहार में उस जगह पर पहुंची जिसका जिक्र संसद में सांसद रविशंकर ने किया। पटना के गर्दनी बाग में तालाब बना है। इस तालाब पर कई दशक से महिलाएं छठ पूजा करती आ रही हैं। अभी भी कुछ महिलाएं पूजा के लिए तालाब के पास मौजूद हैं। इसी तालाब के पास एक मस्जिद भी बनी है। अचानक एक दिन वक्फ ट्रिब्यूनल ने इस जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर नोटिफाई कर दिया। किसी को नोटिस तक नहीं दिया।
ये वो तालाब है जो सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है 1.34 एकड़ में, और इस तालाब में छठ व्रती महिलाएं कई दशकों से यहाँ पर छठ मनाती आई हैं। और चूंकि बिहार में अभी चैती छठ मनाया भी जा रहा है, तो इस सिलसिले में अभी भी आप देखिए काफ़ी महिलाएं यहाँ पर तैयारी के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं। लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल ने इसे वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। और चूंकि ठीक इसी तालाब के सटे हुए यहाँ पर एक मस्जिद भी है, यहाँ देखिए ये मस्जिद है, और इस मस्जिद से जुड़ी कमेटी और लोगों ने इसे वक्फ की प्रॉपर्टी बताया, और इसको लेकर जब दावा किया गया तो लोग हैरान रह गए, जबकि लोग इसका सच कुछ और ही बताते हैं। गर्दनी बाग का तालाब 1.34 एकड़ में फैला हुआ है। रिकॉर्ड में इसका नंबर 1427 है। लोगों के पास अंग्रेजों के जमाने के कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें लिखा है कि 1427 नंबर की जगह वक्फ बोर्ड को 1344 नंबर की जमीन दी गई। नक्शा लोगों ने जुटाया है, और ये जो आपको नजर आ रहा है बी जहां लिखा हुआ है, ये प्लॉट नंबर है 1427, ये तालाब की जमीन है। और इसके बदले में 1920 में अंग्रेजों ने प्लॉट नंबर 1344 जिसमें ए लिखा हुआ है, ये ट्रांसफर कर दिया था। और यहाँ देखिए इसका जिक्र भी है। दरअसल जहाँ पर अभी तालाब है, ये बहुत पहले कभी यहाँ पर मुसलमानों की ज़मीन रही होगी, और अंग्रेज़ों ने इस ज़मीन के बदले में दूसरी जगह जिसका जिक्र इस नक्शे में किया हुआ है, यहाँ पर कर दिया है। और इसका जिक्र भी है, यहाँ देखिए ऊपर के हिस्से में देखिए नोट, द प्लॉट नंबर 1344 मार्क्ड ए इज प्रपोज टू बी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ ग्राउंड मार्क्ड बी। यानी ये तालाब की जो जमीन है ए, इसके बदले बी, इसके बदले में ए वाली जमीन यहां दी जा चुकी है। जमीन का सच जाने बिना ही वक्फ बोर्ड ने सरकारी जमीन पर दावा कर दिया। वक्फ ट्रिब्यूनल ने फैसला भी सुना दिया और वक्फ बोर्ड के लोग निर्माण करने भी आ गए। जबकि इस प्लॉट की जगह जो जमीन मिली है वो पहले ही वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। 25 साल से ज्यादा साल में 2 बार छठ होता है, एक कार्तिक एक चैतिक, 2 बार में छठ होता है। और ये 3 साल पहले ये लोग दुकान लगाने के लिए पिलर, रेडीमेड पिलर लेके, हाँ मस्जिद कमेटी के लोग थे, वो लोग ने आके इसमें घेराबंदी करना चाहे कि प्लॉट बाय प्लॉट हम इसको दुकान बनाएंगे। बोर्ड का डिसीजन क्या आया? वक्फ बोर्ड को वो डिसीजन जो ये लोग ने दावे किया थे कि हम कर रहे ये, हाँ उसी को मान लिया। और किसी को हम लोग को नहीं बताया, किसी को नोटिस नहीं, न गर्दनीवा की स्कूटी का, न यहाँ के विधायक को, न यहाँ के हम यहाँ के करता धरता हैं। कोई नोटिस भी नहीं आया वक्फ बोर्ड की? कुछ नहीं। इतना बड़ा तो गेंदा खेलते थे, पिलर था यहाँ सब जगह, स्क्वायर टाइप का पिलर था, सब तोड़ ताड़ के कर दी खत्म। ये तालाब है, सब लोग पूजा करते हैं, 25 साल से पूजा हो रही है। और यहाँ तो जो घूमने का जो है, वॉकिंग का है, हिंदू मुस्लिम सब समुदाय के लोग घूमेंगे, है ना। अब वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा ज़मीन था, इसके बदले मतलब दमड़िया में दिया हुआ है, इससे ज़्यादा ज़मीन दिया हुआ है, ये आपको 1920 में दिया हुआ है। पटना में वक्फ बोर्ड सरकारी जमीन पर हक जताने आ गया, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास पहले से जो जमीन है उनकी स्थिति आपको हैरान कर देगी। यह पटना का डाक बंगला चौराहा है, जहां बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स और मॉल्स बने हुए हैं। शिया वक्फ बोर्ड इस इलाके में 30 प्रॉपर्टीज पर अपना दावा करता है, लेकिन वो किसी भी प्रॉपर्टी को अतिक्रमण होने से नहीं बचा सका। 30 में से सिर्फ एक प्रॉपर्टी पर अभी तक शिया वक्फ बोर्ड केस जीत सका है। पूरे बिहार की बात करें तो शिया वक्फ बोर्ड के पास कुल 327 प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से 138 के केस वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। 37 प्रॉपर्टी का मुकदमा हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। यानी वक्फ को खुद अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बचा सका और सरकारी संपत्ति पर हक जताने पहुंच गया। खास बात यह है कि यह कब्जे किसी सरकार ने नहीं किए, यह जमीन किसी नेता ने नहीं छीनी। ज्यादातर केस में प्रॉपर्टी के मुतवल्ली ने ही पूरा खेल कर दिया। पहले के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, जब वक्फ अमेंडमेंट 1995 जब आया, उस 13 आया, तो उस वक्त का कुछ उसके पहले जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, लोग पावर नहीं था, मतलब मिसयूज हो रहा था। लेकिन जब कानून जो सख्त हुआ तो बोर्ड का जब बोर्ड की अहमियत बढ़ी तो बोर्ड उसमें शिकंजा कसना शुरू किया। अब जांच पड़ताल करने के बाद मालूम हुआ कि लोगों ने बेचा है, तो हम उसके खिलाफ गए
और तो हमने केस भी किया, हमने FIR भी करते हैं कि जिन्होंने बेचा। क्या मुतवल्ली की भूमिका इसमें हो सकती है? इसमें मुतवल्ली की भूमिका कहीं हो सकती है, इससे इनकार नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर लोग कहीं गलत तरीके से रजिस्ट्री कर लिया। आप वारिस नहीं हैं और वारिस आप हैं, हमको बना के किसी ने ले लिया, इस तरह से घटनाएं घटी हैं। बिहार से निकलकर हमारी तहकीकात हरियाणा के यमुनानगर पहुंची। हम ठीक उस जगह पर पहुंचे जिसका जिक्र संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। यमुनानगर के जठलाना में आजादी के बाद का गुरुद्वारा बना है और इसी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। जमीन के मालिकों का दावा है कि यह जमीन 1947 में बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से भारत आने पर उन्हें अलॉट की गई। सरकार ने यह जमीन गोविंद लाल मस्तान के नाम से अलॉट की। उन्होंने यह जमीन गुरुद्वारे को दान दे दी। 1968 में वक्फ बोर्ड ने इस जमीन को जामा मस्जिद बताया और मुकदमा शुरू हो गया। 1947 में जब बंटवारा होता है तो वहां से पंजाबी कम्युनिटी जो आती है जंग इलाके से, वो यहां पर पहुंचती है और उनके नाम पर यह जगह अलॉट होती है। और जिनके नाम पर यह जगह अलॉट होती है उनका नाम है गोविंद लाल मस्तान चंद। ये बकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर उनके नाम का जिक्र भी किया गया है कि ये इनको अलॉट हुई है। और उसके बाद 1965 में जब वक्फ बोर्ड अस्तित्व में आता है तो 1968 में इस जगह को लेकर पहला केस दायर किया जाता है और केस जो है वो मस्तान चंद थे उनके खिलाफ दायर किया जाता है। सिख समाज के लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की जमीन 2300 स्क्वायर फीट बताई है, जबकि गुरुद्वारे का एरिया 5400 स्क्वायर फीट से ज्यादा है। गुजरात के द्वारका जिले के नवाद्रा इलाके में खेत के बीच हाजी मस्तान की दरगाह बनी है। सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में यह जमीन रामी बेन भीमा और रामसी भाई भीमा के नाम से दर्ज है। इस जमीन पर कई दशक पहले चुपचाप छोटी सी मजार बना दी गई। कुछ साल बाद ट्रस्ट बनाकर दरगाह का निर्माण कर दिया गया। दरगाह बनने के बाद इसे वक्फ बोर्ड से नोटिफाई भी करा लिया गया। सालों पुराने सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस जमीन पर कहीं भी दरगाह होने का जिक्र तक नहीं है, लेकिन वक्फ एक्ट में नोटिफाई होने के चलते इस पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। वक्फ एक्ट का बेजा इस्तेमाल जामनगर में भी खूब किया गया। जामनगर के रतनबाई मस्जिद मार्केट के सैकड़ों दुकानदार वक्फ बोर्ड के आदेश से परेशान हैं। जामनगर में रतनबाई मस्जिद मार्केट 100 साल से चल रहा है। जामा मस्जिद कमेटी का ट्रस्ट इन लोगों से किराया वसूलता था। 2014 में यह मस्जिद अचानक वक्फ बोर्ड में नोटिफाई करा दी गई। इसके बाद जो किराया 50 रुपए था उसे बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर दिया गया। जामनगर के दरबारगढ़ में रतनबाई की मस्जिद जो है उसके आसपास कई दुकानदार हैं, उस अहाते में कई दुकानदार हैं जो कि उसके लीगल ऑक्यूपेंट्स हैं। सालों से ये दुकानें जो हैं वो उनके कब्जे में हैं, लेकिन फिर भी आज वो अपनी ही दुकानों को बचाने के लिए ट्रिब्यूनल्स के दरवाजे खटखटा रहे हैं। क्योंकि कहानी ये है कि आज से करीब 100 साल पहले जाम साहब ने, जामनगर के जो राजा थे, उन्होंने ये मस्जिद गिफ्ट में दी थी और जिसे आज से करीब 60-70 साल पहले जुमा मस्जिद ट्रस्ट ने बाद में एक्वायर कर लिया और दुकानदारों को ये जो दुकानें हैं वो बेच भी दी गई। बहुत स्मूथली ये काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही वक्फ एक्ट जो है वो अमल में आया 1995 में और 2013 में जब संशोधन हुए, उसके बाद ट्रस्ट ने ये सारा का सारा एरिया जो है उसको वक्फ बोर्ड में नोटिफाई करवा लिया और उसके बाद सारा खेल शुरू हुआ, जिसके चलते दुकानदारों से ये कहा जा रहा है पिछले कुछ सालों से या तो वो कई 100 गुना बढ़ा हुआ किराया दें या फिर ये दुकानें खाली कर दें। सूरत में तो वक्फ बोर्ड ने नियमों की सारी हदें पार कर दी। सूरत में मुगल सराय इमारत सूरत महानगर निगम की प्रॉपर्टी है। इस बिल्डिंग में 150 साल से एसएमसी का ऑफिस चल रहा है। साल 2015 में अब्दुल्ला जारुल्ला ने इसे वक्फ की संपत्ति होने का आवेदन दे दिया। वक्फ बोर्ड ने भी ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 2021 में इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। सूरत महानगर निगम ने इस फैसले को वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी तो ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड की पोल खुल गई। मुगल सराय इमारत को लेकर वो कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दे सका।